Jai Hind, sir. May I have your kind permission to start the program? Thank you, sir. The most awaited moment has come. Now our head of family, now our head of the CUSB family, Honorable Vice Chancellor, Central University of South Bihar, Professor Kameshwar Nath Singh, sir, is with us. Sir, I welcome you to this program. As we know that CUSB is organizing this training program under the dynamic and visionary leadership of our Honorable Vice Chancellor in collaboration with NIDM. Once again, I welcome you all to the training program on behalf of Central University of South Bihar. As we know that Sir has a very vast experience of teaching, research as well as administration. Sir is also a DART fellow and he completed his fellowship in Germany. He is a renowned geographer and he received many awards in this field. He is not very keenly interested in our academic matters, but also he is very much interested in co-curricular activities and the activities which are related with the social work and community development. And the Sir's present itself example of that after having a very busy schedule, he spares his time with us. Sir, I invite you for your words of wisdom. Thank you. भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सेवा योजना केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी आयोजकगण, विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर आशीष जी, विश्वविद्यालय की सेवा योजना के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बुधेंद्र सिंह जी और विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारीगण, और मुझे मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि कुछ छात्र भी राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। एवं इस कार्यक्रम के संचालक विद्या जी, तरुण जी, प्रणव जी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक। साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस विवेकानंद सभागार में इस अति महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं साधुवाद देता हूं भारत सरकार के गृह मंत्रालय को और राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रदेश की इकाई को, जिन्होंने इस अति समसामयिक विषय पर, इस सार्थक विषय पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया। जब हम समसामयिक और सार्थक विषय का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो बड़ा जानबूझ के कर रहा हूँ। यह सार्थक है क्योंकि यह आवश्यक है, और जिस तरह से आपदाजनक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से आपदाओं की बारंबारता बढ़ रही है, यह निश्चित रूप से और आगे बढ़नी है। और इसमें युवा वर्ग, खास करके राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को कैसे प्रेरित किया जाए, कैसे उनको सक्षम और दक्ष बनाया जाए, जो अब जिससे वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके
एक सेवा भाव लेकर के प्रभावित लोगों को, प्रभावित क्षेत्रों को सहयोग प्रदान कर सके। अब देखने में तो विषय बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसमें कई पक्ष हैं। एक नंबर 1, यह एक तरह से मोटिवेशनल कार्यक्रम है। किस प्रकार से राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों को और स्वयंसेवकों को प्रेरित किया जाए कि वे इस प्रकार के कार्य में लगे, जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और दूसरा पक्ष, ठीक है, सेवा के लिए यदि तैयार है, समय और अपना साधन और अपना श्रम देने को तैयार हैं, तो उनमें दक्षता लाई जाए। ये दो पक्ष हैं। इसलिए इसकी गुरुता और गंभीरता को समझते हुए हमने इस सार्थक और समसामयिक विषय का प्रयोग किया। दो बातें हैं। मनुष्य चांद पर पहुंचने की क्षमता रखता है, चांद की यात्रा भी करा है, और अभी कुछ दिनों पहले अखबारों में निकला कि मंगल ग्रह की मिट्टी पर क्या कुछ पैदावार हो सकती है, क्या वनस्पतियों को उगाया जा सकता है। इस प्रकार का सार्थक प्रयोग भी अमेरिका द्वारा किया गया है, नासा द्वारा। तो कल के लिए चांद पर भी परिवार बसाने और वैसा परिवेश निर्माण करने का भी प्रक्रम चल रहा है। हाँ, मंगल पर भी बसाया जा सकता है क्या? तो कितनी भी ऊंचाई को प्राप्त कर ले चांद पर भी, लेकिन अभी भी प्रकृति के सामने बौना है। और प्रकृति पर जैसे जैसे हम अपनी सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, प्रकृति की गुरुता और गंभीरता और प्रकृति की मार से बचने के लिए जिस प्रकार से हम सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये समस्या भी और गंभीर होती जा रही है। क्योंकि एक पक्ष क्लाइमेट चेंज तो है, एक तरफ इस 46 हमको लगता है कि ये सबसे गर्म स्थल है। आज तो वैसे 36 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर, क्योंकि गर्म स्तर है। और पूरे बिहार में इस प्रकार की गर्मी रहती है। तो एक तरफ गर्मी से बचने के लिए हमने रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। ठीक है, बड़े आराम से कमरों में रह रहे हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम जब चाहे तब उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और गर्मी को भी जाड़ा बना करके, जाड़ा को गर्मी बना करके हम ये सुविधा ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत कितनी चुका दी है। उस रेफ्रिजरेशन से निकले हुए विषाक्त गैस, हम मिनटों में दूरी नाप लेते हैं। और नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, इनको तो इस मोटरसाइकिल की स्पीड तो देखने लायक रहती है। बेचारे इतना व्यस्त रहते हैं, इतना तेजी में चलाते हैं, पता नहीं आगे कौन सा काम पड़ गया है ज़्यादा जल्दी से। तो ठीक है, मिनटों में तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उससे निकलता हुआ धुआं वो क्या कर रहा है? तो एक तरफ हम सुविधाओं में जीते जा रहे हैं, सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती जा रही है। और हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होने के नाते दूसरी तरफ समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। क्या निदान है? कौन सा उपक्रम अपनाया जाए, कौन सा उपागम अपनाया जाए जिससे दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके। हम थोड़ी बहुत सुविधा का भी लाभ उठा लें और थोड़ा प्रकृति के भी समन्वय स्थापित करें। क्योंकि नियंत्रण की बात को छोड़ दें, प्रकृति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। प्रकृति से सामंजस्य की बात तो सोची जा सकती है, लेकिन नियंत्रण की बात नहीं किया जा सकता है। सामंजस्य किया जा सकता है, समन्वय स्थापित किया जा सकता है। जैसे बाढ़ है,
बाढ़ भी एक आपदा है। बाढ़ को रोका नहीं जा सकता। आप जिस क्षेत्र में हैं, यह हिमालय की धरती में है, गंगा का मैदान है और हिमालय में बरसात होगी ही, और जब बरसात होगी तो पानी तो हिमालय को रुकेगा नहीं, तो आना ही आना है। आना है, हमको बचना है। तो बाढ़ से बचा तो जा सकता है, बाढ़ से प्रभावित होने से लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन बाढ़ को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है जब मानसून के समय अखबारों में निकलता है कि बाढ़ को रोकना होगा। अरे बाढ़ को रोक पाएंगे? यह भौगोलिक निरक्षरता जो है, यह भौगोलिक निरक्षरता, जोग्राफिकल इलिटरेसी जिसको हम कहते हैं, किस स्तर के आप पता कर सकते हैं, तो आएगा ही आए। हम बाढ़ से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, बाढ़ से बचाव कर सकते हैं, लेकिन बाढ़ को रोक नहीं सकते। और रोकने की भूल भी कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो भूल करता जा रहा है, भूल करता जा रहा है आदमी। जैसे जैसे बांधों की लंबाई बढ़ती गई, वैसे वैसे बाढ़ की बारंबारता और बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों की संख्या भी बढ़ती गई है। और यह कहने और यह स्वीकार करना शुरू कर दिए हैं लोग कि केवल टेक्नोलॉजिकल मेजर्स से, केवल तकनीकी उपायों से और तकनीकी उपागमों से दैवीय आपदाओं से निपटा नहीं जा सकता है। कहीं न कहीं हमको इनसे सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। एक तो बात यह है। दूसरी चुनौती क्या है? अब हमको, आप तो कार्यक्रम अधिकारी हैं, आप अभिप्रेरक हैं, आप बच्चों को प्रेरणा देने वाले हैं, कार्यक्रम ये राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को, कि वो इस प्रकार के कामों में लगे। और युवा की दशा और दिशा क्या है, ये भी आपसे नहीं छुपा है। कितना ओरिएंटेड है इधर की ओर, कितना वह केंद्रीकृत है उधर की ओर, कितना उसका ओरिएंटेशन इधर हुआ है, ये अभी किसी से नहीं छुपा है। क्योंकि यह तो बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे उनको प्रेरित किया जाए, कैसे उनको यह बोध कराया जाए कि यह इस धरती पर पैदा होने के नाते, इस मातृभूमि का पुत्र होने के नाते हमारी भी भूमिका होती है समाज के प्रति। हमारे पर समाज का एक ऋण है, जो ये शरीर दिखाई दे रही है, उस पर समाज का ऋण है। हमने जो भाषा सीखी है, जहाँ पैदा हुए हैं, जिस परिवार में जैसे भी, और परिवार के परिवेश से निकल कर समाज में रहे हैं, तो परिवार का ऋण है, समाज का ऋण है, और इस समाज को, परिवार के ऋण को हमको चुकाना है। यह बोध कैसे हो, यह दायित्व बोध कैसे हो, और जब तक यह दायित्व बोध नहीं होगा, तब तक वो सेवा भाव कैसे करेगा। तो एक पक्ष यह है कि कैसे ओरिएंट किया जाए, उनकी दशा दिशा दूसरी है। और खास करके आज के युग में, जहां आदर्श का स्थान अवसर ने ले लिया है, जहां सिद्धांत स्वार्थ में परिवर्तित होते जा रहे हैं, जहां साधना साधन में बदलती जा रही है, ऐसे इस प्रतिकूल माहौल में कैसे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को, कैसे कार्यक्रम अधिकारियों को अभिप्रेरित किया जाए इस काम के लिए, उनको ओरिएंट किया जाए कि भाई ये आपका दायित्व बनता है, हम यह किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, यह मेरा दायित्व है। इस भारत माँ का पुत्र होने के नाते, इस मातृभूमि का अन्न होने खाने के नाते, यह हमारी दायित्व बनता है कि जो है उजड़े भूले बिसरे, वो सब तेरे अपने हैं, इनके भी आंखों में कोई तेरे जैसे सपने हैं। यह भाव कैसे पैदा किया जाए, यह भाव कैसे लाया जाए, यह आपके सामने भी चैलेंज है, यह मेरे सामने भी चैलेंज है, जिसको लेकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं कि कैसे छात्रों में हम भारत और भारतीयता के प्रति अगाध श्रद्धा और भाव पनपा सकें, उनको दायित्व बोध से परिचित करा सकें, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उनको खड़ा कर सके, जो संस्कृति और संस्कार के प्रति समर्पित हो,
जो देश के इतिहास और भूगोल के प्रति सतर्क और सचेत हो, यह हमारे लिए भी चुनौती है। एक आदर्श नागरिक के रूप में हो, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास रखते हो, जो अनुशासित हो, यह मेरे लिए भी चुनौती है, पूरे शिक्षा जगत के लिए चुनौती है। और आप जैसे लोगों के लिए, कार्यक्रम अधिकारियों के लिए कैसे स्वयंसेवकों को प्रेरित किया जाए, इसमें यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह सेवा का काम बहुत आसान काम नहीं है। सेवा शब्द जो है केवल दो शब्दों, अब देखने में तो लगता है सेवा क्या है भाई, सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा बड़ा कठिन शब्द है। सेवा बड़ा कठिन शब्द है। वो एक फिल्म का गाना है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम मैं भूल गया। जो दूसरों की पीड़ा देख कर, दूसरों के दुख को देख करके, दूसरों के कष्ट को देख करके अपना गम भूल जाता है और उस व्यक्ति की सेवा में लग जाता है, उस समाज की सेवा में लग जाता है, सेवा उसी को कर देती है। ऐसे नहीं कि क्लास हाथ उठाओ तो हाथ उठा दिया, भाई करेंगे क्या करोगे भाई। खरीद यदि राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक केवल सर्टिफिकेट के लिए काम करता है कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2% हमको अंक में वृद्धि हो जाएगी, हमारा अगले कक्षा में एडमिशन हो जाएगा, केवल इस लाभ के लिए काम करता है, तो इस राष्ट्रीय सेवा योजना का कोई मतलब है क्या? इस राष्ट्रीय योजना की कोई सार्थकता है क्या? यदि हम पाने की स्थिति में या पाने की लिप्सा के साथ हम कुछ करते हैं, तो यह राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय वाक्य है क्या? हमको यह चिंता करनी पड़ेगी कि कैसे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के अंदर यह भाव पैदा किया जाए, कैसे भाव पैदा किया जाए। यह सबके लिए चुनौती है, मेरे लिए भी चुनौती है। मैं नहीं कहता कि मैं इससे निरपेक्ष हूँ, मैं भी इसके सापेक्ष हूँ, मेरे भी ये दायित्व बनता है। हम लोग भी इसमें लगे हुए हैं, अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने पाठ्येतर क्रियाकलापों के माध्यम से, कि किस प्रकार का कैसा पाठ्यक्रम में समावेश किया जाए जिससे छात्रों के अंदर यह भाव जो है पैदा हो सके। ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय है, चुनौती का विषय है। और सच कुछ कहिए तो आज पूरे राष्ट्र में इस प्रकार के लोगों का सर्वथा अभाव होता जा रहा है। कहाँ से ऐसे लोग लाए जाएं जो अपना स्वार्थ छोड़ करके, अपने परिवार का स्वार्थ छोड़ करके समाज के हित में और राष्ट्र के हित में सोचते हैं? कहाँ से लोग लाए जाएं? अरे गेहूं, चावल, दाल, पेट्रोल घट जाए तो विदेश से आयात कर लिया जाए, लेकिन कहाँ से लोग आयात किए जाए? देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी क्राइसिस है। ये कहाँ से लाए? हमने विश्वविद्यालयों में सारे विषय तो खोल लिए, इतिहास भी खोल लिया, फिजिक्स भी खोल लिया, केमिस्ट्री भी खोल लिया, मीडिया भी खोल लिया, एजुकेशन भी खोल लिया, भूगोल भी खोल लिया, लेकिन क्या कोई विभाग यह क्लेम कर सकता है कि वह माइंड मेकिंग कर रहा है, वह व्यक्ति का निर्माण कर रहा है? क्या कोई विषय ऐसा क्लेम कर सकता है कि हाँ, हम ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर रहे हैं जिससे आदर्श नागरिक निकलेंगे? क्या ऐसा कोई हमारे पास पाठ्यक्रम है? और जिस देश में इस प्रकार के लोगों का अभाव होता जाएगा, जिस देश में इस प्रकार के युवकों का अभाव होता जाएगा, उस देश का क्या भविष्य होगा? अनुमान लगा सकते हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ जो लोग भी आए हुए हैं, इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, निश्चित रूप से सेवा के भाव से आए हुए हैं, क्योंकि इस प्रखर तापमान में, जहाँ स्कोर्चिंग हॉट जिसको कहते हैं, गर्मी पड़ रही हो, झुलसाने वाली, शरीर झुलसाने वाली, आप लोग अपना घर छोड़ करके, अपने परिवार छोड़ करके इस गर्मी के माहौल में, मैं जानता हूँ कि घर पर ज़्यादा आपको सुविधा मिल सकती है। घर पर आपके आदेश पर आपको चाय मिल जाएगी, घर पर आपके आदेश पर जब चाहे तब किचन में घूमते हुए भी कुछ मीठे से निकाल के खा लेंगे, इतनी सब सुविधा रहेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के शायद इतनी सुविधाएं न मिले। आप अपनी सुविधाओं को त्याग करके, उसकी तिलांजलि दे करके
एक भावना से आए हैं कि हमको यहाँ से कुछ लेकर के जाना है, और लेकर के जाना है तो केवल अपने पास नहीं रखना है, उसको समाज के निचले स्तर तक पहुंचाना है, और एक ऐसा तबका तैयार करना है जो समर्पण के भाव से, जो सेवा के भाव से तत्पर हो। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों की नीति और नियत तो मैं अटूट विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं राष्ट्रीय सेवा योजना बड़ी अपार क्षमता है। मेरा भी राष्ट्रीय सेवा योजना से संपर्क रहा है, लंबे समय तक संबंध रहा है, और इसलिए मैं इसके बारे में जानता हूँ। और राष्ट्रीय सेवा योजना में जो सामूहिकता का भाव पैदा किया जाता है, अनामिकता और सामूहिकता, ये काम करने के दो बहुत बड़े माध्यम होते हैं। वही नाम मेरा न हो, नाम तो इस देश और समाज का हो, और सामूहिकता का भाव, टीम वर्क, एक टीम स्पिरिट से हम काम करें, ये दोनों चीजें उसमें आती हैं। ये राष्ट्रीय सेवा योजना में सिखाया जाता है। टीम स्पिरिट जो कि धारा के विपरीत चल रहा है। भाई 5 लोग कहीं मिल करके आजकल तरी सलाह कर रहे हों, कोई अच्छा भी बात सोच रहे हों कि भाई कैसे अच्छा किया जा सकता है, कैसे कुछ किया जा सकता है, कैसे अपनी क्षमता को, तो दूसरे आदमी को लगता है मेरे ही बारे में कुछ उपक्रम चल रहा है। ऐसा एक अविश्वास का भाव समाज में जगता जा रहा है। एक उल्टा भाव चल रहा है कि हर आदमी उल्टा ही सोच रहा है, बकवास सोच सकते हैं। तो इस उल्टी धारा में आप काम कर रहे हैं, बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। धारा के विपरीत आप नाव चलाने का काम कर रहे हैं, तो धारा के विपरीत नाव चलाने के लिए बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए, बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए। क्योंकि दोनों काम जो आप करने जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को देखते हैं कि नंबर 1 कि कैसे आदर्श नागरिक और आदर्श व्यक्ति खड़े हों। राष्ट्रीय सेवा योजना के मतलब केवल सड़क निर्माण और मिट्टी फेंकवाना नहीं है, कैंप लगा करके इतिश्री कर देना नहीं है, केवल विशेष व्याख्यान कर देना नहीं है, केवल कार्यक्रमों की इतिश्री नहीं है। यह तो हमारे उपक्रम, हमारे लिए माध्यम है, हमारे लिए साध्य नहीं है। ये हमारे कार्यक्रम जो होते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के, ये माध्यम है। इसके माध्यम से लक्ष्य तो हमारे करीब तो कार्यक्रम तो केवल कार्यक्रम, ये उपक्रम है। ये कार्यक्रम जो है व्यक्ति निर्माण के एक माध्यम है। तो एक तो पहला काम है हमारे सामने कि कैसे लड़कों को, मुझे विश्वास है कि आप यहाँ से जो कुछ भी सीख करके जाएंगे केवल अपने तक नहीं रखेंगे, अपने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को बैठा करके विदेश की अनुमति आवश्यकता है। और हम कर रहे हैं तो अनाथ नहीं कर रहे हैं, यह हम भारत माता का ऋण है। और समाज के सामने जो भी चुनौतियां हैं, चाहे आपदा प्रबंधन की हो, चाहे सामाजिक कुरीतियां हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे शराब पीने की प्रथा हो, नशा की प्रवृत्ति हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो, चाहे अंधविश्वास हो, चाहे लड़का लड़की में असमानता का भाव हो, ये क्या है? यदि युवा को यह देख करके कुछ उसके अंदर कुलबुलाहट नहीं होती है तो उस तरुणाई का कोई मतलब है क्या? ये कुरीतियां भारत माता के सीने के ऊपर कलंक है। यदि इसको देख करके आपके मन में कोई भाव नहीं पड़ता है कि हाँ, इस कलंक पर चोट करना चाहिए, अब कुछ नहीं, ठीक है भाई, हम क्यों सबसे अपेक्षा करें कि सभी लोग एक साथ बदल ही जाएं? भाई मैं करूंगा पहले इससे, मैं अकेले ही करूंगा इससे, मैं अकेले ही इन कुरीतियों पर प्रहार करूंगा, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो, चाहे लड़के लड़की में असमानता का भाव हो,
चाहे ऊंच नीच का भाव हो, चाहे जाति पात का भेदभाव हो, चाहे छुआछूत की भावना हो, ये समाज के ये कोण है। और इस कोण को देख करके आपके मन में दर्द नहीं पैदा होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक होने के नाते और कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते राष्ट्रीय सेवा योजना में तो सर्टिफिकेट के लिए काम करने का कोई मतलब है क्या? यह सोचने का विषय है, गंभीरता का विषय है। क्योंकि ठीक है भाई, नहीं सारी दुनिया तैयार हुई भाई, अकेले मैं ही तैयार हूँगा कि भाई मैं इसको प्रहार करूँगा भाई। कम से कम मैं अपने परिवार में नहीं होने दूंगा। मैं अपने परिवार में मैं दहेज मुक्त, अभी आप तो युवा हैं, हम लोग तो वो क्रॉस कर चुके हैं, अब हम लोग संकल्प भी कुछ नहीं ले सकते, लेकिन जो युवा हैं वो तो संकल्प ले सकते हैं कि ठीक है मैं अपने ही घर से शुरुआत करूँगा। भाई ये फिजूल खर्ची बचाने के लिए हम दिन में ही शादी करेंगे, चलो कोई आगे तो आए। ये कलंक है, कलंक है। कुछ तो संकल्प ले, मैं जाकर अकेले ही करूंगा। अरे अकेले भी प्रहार करेंगे तो कुछ तो कमजोर होगा। अरे 100 हथौड़े की चोट पर कोई चट्टान टूटती है, 100 हथौड़े की चोट पर कोई चट्टान टूटती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि 100वां हथौड़ा सबसे मजबूत था। उस 100 हथौड़े की चोट के पीछे 99 चोट है, और हर चोट उस चट्टान को कमजोर करती है। हमारा हर प्रहार, हर व्यक्ति का प्रहार इस जड़ता की व्यवस्था के जो भारत माता के सीने पर कलंक है, उस जड़ता को दूर करेगी, उसको कमजोर करेगी। और यदि कुछ भी हमने उसको कमजोर किया, उसको हिलाया, उसकी जड़ में मिठा डाल कर उसको सुखाया, तो उस दिन भारत माँ का स्वरूप भी निखरेगा। अरे हम जात भात करते हैं, जाति भेद करते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, छुआछूत रखते हैं, और भारत माता की जय कहते हैं, इसका कोई मतलब है क्या? भारत माता की जय बोलते हैं और भारत माता के पुत्रों में एक पुत्र से दूसरे पुत्र में जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव करते हैं। ये माँ का सम्मान है क्या? अरे यदि आप ऐसा करते हैं तो यह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, यह भारत माँ के कोख का अपमान है। यह भारत माँ के कोख का अपमान है, और भारत माँ के कोख का अपमान करने वाले व्यक्ति को भारत माता की जय करने का भी अधिकार नहीं है। आइए संकल्प लें कि हम यहाँ से जा रहे हैं, ट्रेनिंग लेने आए हैं, हम प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं, हम दक्ष ले होकर के यहाँ से जाएंगे। क्योंकि ये सामाजिक रीतियाँ बिना एक सामूहिक संकल्प के, सामूहिक प्रहार के, और बिना हर गांव में कुछ ही लोग अच्छे निकले, हर मोहल्ले में कुछ लोग अच्छे निकले, तब और सामूहिकता का भाव से हम प्रहार करें तो ये जड़ें कमजोर होगी। यदि हम लोगों ने कुछ भी कमजोर किया तो इसी में इस कार्यक्रम की सार्थकता है। ये जो आपदाएं हैं, हमने कहा कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता। हम चाहें कि भूकंप को रोक दें, ज्वालामुखी को रोक दें, क्या संभव है क्या? अरे भूगर्भ में हलचलें चलती रहती हैं, वो स्वाभाविक फोर्सेस हैं, वो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते रहते हैं, और ये होना स्वाभाविक है, होना स्वाभाविक है। हम उसको रोक नहीं सकते। हम पहाड़ों में सुविधा के लिए रेलवे लाइन का भी विस्तार कर लेंगे, सड़कों का भी विस्तार कर लेंगे, लेकिन लैंडस्लाइडिंग को रोक देंगे क्या? भूस्खलन को रोक पाएंगे? ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो 3 तरह की तैयारी होती है आपदा प्रबंधन में। एक तो आपदा प्रबंधन के पहले की बात कि क्या क्या करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, लोगों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा कभी भी हो सकता है भाई। और दूसरा ड्यूरिंग द हैपनिंग, जब वह घटना हो गई तो उस बीच में जैसे अचानक ट्रेन एक्सीडेंट हो गई,
हमारे घर से 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर, 10, क्या मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ? क्या मैं अपने 5 साथियों, मेरे पास 5 लोग हैं जिनको लेकर मैं पहुँच सकता हूँ क्या? ये ऐसा भाव आता है। कहीं आग लग गई, कहीं अनाज में आग लग गई, खेतों में आग लग गई, क्या मुझे पहुंचना चाहिए वहाँ पर? 5 लोगों को मैं लेकर पहुंच सकता हूँ क्या? भाई ठीक है, सबका सामर्थ्य बराबर नहीं है भाई। चिड़िए की चोट की तरफ से कुछ हम भी पानी छिड़केंगे भाई, क्या करेंगे? चिड़िए की चोट की तरफ हर आदमी कुछ छोटा ही एक प्रयास करे तो प्रयास करेगा। तो आपको कहानी याद होगी चिड़िया वाली, ये और कहानी को याद होगी, बच्चों से सुनते आ रहे होंगे कि एक बड़े भव्य भवन में आग लगी, बगल में पोखरा था, सभी लोग उसमें लगे हुए थे भव्य भवन की आग को बुझाने के लिए। कोई लोटे में लेकर के, कोई बाल्टी में लेकर, कोई जिसमें पा रहा है पानी उसी में लेकर दौड़ रहा है। पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया उड़ करके वो भी अपना चोट भिगो रही है पानी में और उस आग पर जाकर के छिड़क रही है। बगल में उसका एक कौवा था, उसी पेड़ पर बैठा, उसी का कह रहे, दीदी ये कौन सा भूल कर रही है, कौन सा मजाक कर रही है? इस तुम्हारी चोंच के पानी छिड़कने से ये आग बुझेगी क्या? इस तुम्हारी चोंच के भिगो कर आने छिड़कने से ये भीषण आग बुझने वाली है? तुम्हारे पास कुछ बुद्धि है? तो चिड़िया ने बड़ा शानदार जवाब दिया था। वह सबके लिए प्रेरणा है कि जानती हूँ भैया कि मेरी चोंच के भिगोने से और उस पानी को छिड़कने से ये आग नहीं बुझने वाली है। लेकिन जब ये भवन का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। हम कुछ भी तो करें, हम क्या कर सकते हैं ये मैं भी नहीं बता सकता कि आप क्या करें। यह तो जिस दिन आपका स्व विवेक जग जाएगा, बहुत सारे समाज सेवियों का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने अपना घर का त्याग करके, वह भी एक बहुत बड़ा कैरियर है। तो जीवन में नौकरी पाना है या केवल प्रोफेशनलिज्म और स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है क्या? अच्छे आदमी को समाज में ज़रूरत नहीं है क्या? हर आदमी को खाली स्किल बना दो और सब कंप्यूटर चलाओ, खाली यही काम है? समाज में ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है, ऐसे लोग भी चाहिए समाज को। तो हम जहाँ कहीं भी, और फिर एक तीसरा चक्कर आता है उसमें कि वो जो आपदा प्रबंधन, आपदा हो गई तो उसके बाद कैसे राहत पहुँचा सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय सेवा योजना का 3rd डायमेंशन है काम का, एक तो जनरल एक्टिविटीज़ है 1st डायमेंशन, 2nd डायमेंशन उसका स्पेशल एक्टिविटीज़ है, और 3rd डायमेंशन जो है इमरजेंसी एक्टिविटीज़ है। अचानक कोई बात घटना हो जाती है तो स्वयंसेवक क्या करेगा? अपने कार्यक्रम अधिकारी के आदेश की प्रतीक्षा करेगा क्या? या सभी लोग आ जाएं तभी हम चलते हैं, वो प्रतीक्षा करेगा क्या? तो ठीक है, हम 2-4 लोगों को सूचित करते हैं। और आज का युग तो इतना अच्छा हो गया है, हम लोगों के समय में तो भाई 2-4 जगह दौड़ो गांव में, तब जाकर बताओ क्योंकि ऐसा हो गया। आज तो एक मेल पर कितने लोगों को मिल जाएगा, और 5 मिनट में SMS कर दो तो कितने लोगों को खबर हो जाएगी। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए बाढ़ में, हम क्या कर सकते हैं? अरे सामूहिकता में बड़ी ताकत होती है, सामूहिकता केवल अनायास पढ़ाई नहीं जाती है। हम क्या कर सकते हैं? सामूहिकता बड़ी ताकत है। इस देश की आबादी 1 अरब 31 करोड़ है, 11 की जनसंख्या पर 2011 के सेंसस। यदि 1 रुपया आदमी दे तो 1 अरब 31 करोड़ होता है। 1 अरब 31 करोड़। सामूहिकता की ताकत ये होती है। हम जहाँ कहीं भी हो, हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि देश के किसी भी कोने में, चाहे केरल हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे कश्मीर हो, राजस्थान हो या अरुणाचल हो, देश के किसी भी कोना में कुछ घटना घटती है
उस घटना का दर्द मुझे भी होता है क्या, या हमको क्या मतलब है भाई, कश्मीर में जो हो रहा है वह है, हम तो यहाँ बड़े मौज में काटते हैं। यदि ऐसा है मन में तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता का यही भाव है क्या, यदि हमको ऐसा अवसर मिलता है तो ऐसा आपदा के समय हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कुछ एकत्र करके हम उनके यहाँ भेज सकते हैं क्या, अपने कटौती करके। तो ये सारे भाव आए, बाकी तो जो टेक्निकल पक्ष होंगे सब लोग, ये जो टेक्निकल लोग हैं ये लोग बताएंगे कि क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, आग लगेगी तो क्या लगेंगे, लैंड स्लाइडिंग होगी तो क्या होगा, भूकंप और ज्वालामुखी होगा तो क्या होगा। तो यह मेरा विषय नहीं था, मेरा विषय इतना ही था कि आइए एक बात समझ को कि राष्ट्रीय सेवा योजना के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, चाहे स्वयंसेवक हैं, अनुशासन का भाव, चरित्र निर्माण का भाव, फिर एक दायित्व का भाव, एक दायित्व बोध का भाव नहीं पैदा होता है तो इसका नहीं होता। आइए संकल्प लें कि निर्माणों के पावन युग में, इस निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आँधी में वसुधा का कल्याण न। यदि इस भाव भावना किया और एक संकल्प लेकर के यहाँ से गए तो शिक्षण में शिक्षण करें, केवल टाइम दे करके नहीं, अब तो भाई सेशन खत्म होने वाले, अब चला जाएगा, खत्म हो गया, चलो भैया एक दिन तो खत्म हो गया, इधर 2 दिन अब बीत गया भाई, 3 ही दिन तो और है। यदि इस भाव से है शिक्षण ले रहे हैं, इसका कोई देखिए जीवन बड़ा बेस्ती है, एक एक दिन देखा जाए। और मुझे रविशंकर जी की वह उक्ति बहुत सार्थक लगती है कि जो भी काम आप करें, आप प्रशिक्षण लेने आए 100% परीक्षा करें, आपके अंदर एक भाव पैदा होगा। आप यह कह सकते हैं कि बड़ा लेक्चर पिलाए ये उपज जी, हमको तो बोलना है, बहुत बोले, इससे मिलेगा क्या हमको। मन में आजकल उपयोगितावाद का युग है, यूटिलिटेरियन सोसाइटी है, उपयोगितावाद का युग है भाई। जो हमारे उपयोगी होगा, जो हमारे लिए लाभ वाला विषय होगा उसको हम करेंगे, जो लाभ नहीं होगा उसको करेंगे। तो किसी की गलती नहीं है, युग ही ऐसा चल रहा है एलपीजी के युग में। अरे मिलता क्या है इससे, ये सेवा भाव से मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता। और आजीवन सेवा करता भर्ती जो होता है, सेवा का संकल्प लेने वाला व्यक्ति जीवन में यह कभी सोच करके काम नहीं करता है कि इससे हमको क्या मिलेगा। इस बुरा गणित लोगों नहीं पड़ता कितना भी मिलेगा, और बहुत लालायित लोगों को जीवन में कुछ मिलता भी नहीं है। आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा, मिलता क्या है? अरे मिलता क्या है इससे? इससे मिलता है आत्मसंतोष, एक संतुष्टि का भाव, एक आत्मविश्वास कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, यही समाज हित में है, यही राष्ट्र हित में है और यही करना चाहिए। यह विश्वास और संतुष्टि मेरे जीवन में, इससे जाके क्या है भाई, कुछ भी हम करते हैं जीवन में उससे हमको संतुष्टि मिलती है, एक संतोषप्रद जीवन मिलता है हमको। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? जो चाह की भावना कि हमको क्या मिलेगा, अरे क्या मिलेगा भाई इससे बस क्या मिलेगा। कल्प वृक्ष का नाम सुना है ना, हमने भी सुना है, और इतना सुना है कि कल्प वृक्ष के नीचे नहा धो करके पूजा पाठ करके बैठिए उसके नीचे आंख बंद करके, तो मन मांगे मुराद मिलती है। सुना है, हमने देखा नहीं और कभी प्रयास भी नहीं किया है, कभी प्रयास भी नहीं किया है कि कुछ मांगे, जीवन में कुछ मांगने का कभी समय लिया है। लेकिन सुना है कि हाँ ऐसा करने से मन माफी मुराद मिलती है, जो चाहे वो मिलता है। लेकिन जरा सोचे, वह कल्प वृक्ष यह सोचने लगे कि इससे हमको क्या मिलेगा, तो वह कल्प वृक्ष रह पाएगा क्या? उसका सब समाप्त। समाज के लिए कुछ करने वाला व्यक्ति, समाज के लिए अच्छा सोचने वाला व्यक्ति, समाज का सेवाव्रती जीवन में अपने मन में कभी ये नहीं सोचता है कि इससे हमको क्या मिलेगा। आइए
आज संकल्प में, लेकिन मैं संकल्प शब्द का प्रयोग बहुत बार बार करता हूँ, बहुत बार बार करता हूँ, बारंबार करता हूँ। मुझे लगता है कि संकल्प शब्द हर आदमी को कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाने से पहले और प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने से पहले और उसके बाद निकलते समय एक संकल्प लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। लेकिन संकल्प, प्रतिज्ञा, व्रत, कसम, ये आसान शब्द होते हैं क्या? ये बड़े कठोर शब्द होते हैं। देखने में तो बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन बड़ा कठोर शब्द है। बात बात में रास्ता चलते हुए कोई कसम खाता है क्या? तब आज से ऐसा नहीं करें। ऐसा कोई करता है क्या? बात बात में कोई प्रतिज्ञा करता है क्या? शायद नहीं। बड़ा आदमी किन कर्तव्य विमूढ़ होता है। व्यक्ति के सामने कोई चारा नहीं दिखता है, व्यक्ति के सामने कोई विकल्प नहीं दिखता है, तो संकल्प होता है। संकल्प वह होता है जिसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो आइए, आज की स्थिति में अब कोई विकल्प नहीं है। एक संकल्प में कि हम सेवा भाव लेकर के काम करेंगे। हम यहाँ कुछ सीखने आए, सीख करके जाएंगे, और जितना कुछ अच्छा लगेगा उसको ले करके जाइएगा। तो हो सकता है कि विश्वविद्यालय हमारा बहुत संपन्न नहीं है, विश्वविद्यालय हमारा अभी नया है, हम तो अभी शैशवावस्था में हैं। हम अपने छात्रों को भी ये समझाते हैं कि भाई हम लोग डेवलपिंग स्कूल में बहुत सारा अभाव हमारे पास है, हम अभाव को पूरा करने के लिए सतत चल रहे हैं। हम अभाव को हमारे टीचर्स भी झेल रहे हैं, हमारे कर्मचारी भी झेल रहे हैं, हम भी झेलते हैं, तो छात्र भी झेल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे विश्वविद्यालय लोग हॉस्पिटलिटी में लगे रहते हैं। इन लोगों का ऑफिस संपन्न है, ऑफिस जी हैं, उधर सिविल व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो वो कुछ अच्छा यहाँ से लगे उसको ले करके जाइएगा अपने घर, अपने मोहल्ले में अपने साथियों के साथ चर्चा करिएगा कि हम भाई ये 5 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम लोग गए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में, और वहाँ अच्छी अच्छी बातें हुई भाई, बहुत हम लोग सीख कर आए हैं। इसकी चर्चा करिएगा, और जो कुछ खराब लगे तो उसको यही छोड़ दीजिएगा। उसको हम बोरे में कस करके और किसी बहुत सारे खाली कमरे उसमें डलवा देंगे, लेकिन जो अच्छा लगे उसको लेकर के जाए। उस अच्छाइयों की चर्चा हर जगह करिएगा। कमजोरी जो रह जाए उसकी छोड़ दीजिए। किसी के साथ तो आपका प्रशिक्षण सफल हो, यहाँ से कुछ सीख करके जाएँ, आपका जीवन उज्ज्वल हो, और जिस भावना को लेकर के आए, जिस भावना को लेकर के जाए उसकी ओर प्रवृत्त हो। एक संकल्प लेकर के जाएं कि 10 दिशाओं में जाएं, 10 दिशाओं में जाएं, क्योंकि हमारे थियोलॉजी में 10 दिशाएं मानी गई हैं। 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल सा छा जाएं, 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल सा छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर इस धरती पर नंदन मनसा लहराएं, नंदन मनसा लहराएं। संकल्प लेकर के जाइए कि यहाँ से जाने के बाद हम कुछ करेंगे। यदि आपने किया तो यही प्रशिक्षण का मर्म है, यही प्रशिक्षण का उद्देश्य है, यही भावना है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं जानता हूँ कि पता नहीं कितना समय मेरे लिए आवंटित था, कुछ हमको कुछ बताया भी नहीं गया, यही था। उसको लगता है कि हमने समय का अतिक्रमण कर दिया है, और गूगल का आदमी समय का अतिक्रमण करे तो और दोस्त लगता है। तो ठीक है, इसी के साथ ही आप सभी को शुभकामनाएं देते हो, तो नाम को देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, काफ़ी भाव विभोर कर देने वाला और प्रेरणादायी वक्तव्य। आज फिर से सर को सुनने के बाद मुझे एनएसएस का फर्स्ट ओरिएंटेशन याद आया। जब हमारे प्रोग्राम एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सर कह रहे थे कि 250 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनएसएस में जुड़े, तो सर ने बोला कि नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। भले ही 50 बच्चे जुड़े, पर वो जुड़े जो जिनके अंदर सेवा का भाव हो, जो एक रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें कर्तव्यनिष्ठ छात्र चाहिए हमारे एनएसएस यूनिट के लिए। तो आज फिर
फिर से सर ने वही दोहराया और बोला कि ये बात सही है कि हम टेक्नोलॉजिकली साइंटिफिकली कितना भी एडवांसमेंट हो गया है और आगे भी होगा, लेकिन फिर भी दैवीय आपदाओं से हम तब तक नहीं बच सकते जब तक कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य न बिठाएं, जब तक कि हम पहले से उन आपदाओं की तैयारी ना करें। प्रिपेयर्डनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये समसामयिक विषय पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया। और सच बात है कि कोई भी विषय का डिपार्टमेंट, हालांकि सबके अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं और हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट तरीके से अपने अपने डिसिप्लिन के माध्यम से देश के डेवलपमेंट में, लेकिन कोई भी विषय ये इंश्योर नहीं करता कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ब्लूम कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, इस तरह की संस्थाओं के जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वी आर नॉट ओनली द प्रोग्राम ऑफिसर्स, वी आर ऑल्सो द फैकल्टी मेंबर्स, सो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द एकेडमिक्स। और हम उनको तभी प्रेरित कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को जब हमारा व्यवहार ऐसा हो जो उनको मोटिवेट कर सके। तो यहाँ पे हम लोग और भी ज़्यादा प्रेशर में तो नहीं कहूँगी, पर हमारी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और सच में जब हम लोग सर को सुनते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है, हम अंदर से मोटिवेट होते हैं और हमको लगता है हम जो कुछ कर रहे हैं शायद हमको उससे भी ज़्यादा करना चाहिए। और सर सच में आपको सुन के ऐसा लगता है हम बार बार सुने, क्योंकि ऐसा लगता है आप दिल से बोल रहे होते हैं और हम लोग सब बहुत दिल से सुन रहे होते हैं। आपको सुनना हमेशा ही अच्छा है, लेकिन समय की कुछ लिमिटेशंस है जिनको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बार मेरे एक साथी मीटिंग से लौटे, सर के साथ मीटिंग थी, और आकर बोले कि ये मानना पड़ेगा कि हमारे वाइस चांसलर सच में देशभक्त हैं। तो मैंने पूछा कि क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? तो बोले जब हम लोग गए कमरे में तो एसी बहुत चला नहीं रखा था, कम था, लाइट भी बस उतनी चला रखी थी, और फिर हमने कहा कि बड़ी गर्मी लगी है तो उन्होंने बाकी एसी चलवाए रूम के और फिर बाकी लाइट्स ऑन करवाई, और उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज को उतना यूज़ करो जितना ज़रूरत है, वेस्टेज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों को ये नसीब नहीं है। तो सर सिर्फ भाषण में नहीं लिखते, वो उनके व्यवहार में भी है और जिससे हम लोग प्रेरित होते हैं। बस इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला, आपने हमको प्रेरित किया। आशा करते हैं हम सब कुछ संकल्प लेके जाएंगे और उन संकल्पों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर।